Assalamu alaikum ji. Uh, we are ready for today's lecture. So last time we were talking about schedule management and we just started and the time was over. I wanted to come back again, but unfortunately the background sound was so loud that I could not continue. And I feel sorry for that, but it was beyond my control. So today we are going to discuss about the schedule management. Let's see how it goes. This also I explained in the last lecture, if you recall. अगर आप लोगों को आवाज ना आ रही हो तो मुझे जरा बताइएगा, so that I shift the position of my mic. This is a sample Gantt chart which I was talking about, and the lecture was over, I guess. So जिस तरह से मैंने पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था कि जो आपका वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होता है उसको जब आप डॉक्यूमेंट कर लेते हैं और जब उसको डॉक्यूमेंट करने के बाद जब आप उसको जिस तरह टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है उसी फॉर्मेट में लाके जब आप उसको एंटर करेंगे तो दिस इज द एंट्री विच यू आर सपोज टू मेक, और ये वाली जो डायग्राम है वो एम एस ऑफिस जो है एम एस प्रोजेक्ट वो इसको खुद ही बना लेता है. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट हाउ टू मेक इट. इसमें जो सबसे मेन जो आपको नज़र आ रहा है, जैसे यहाँ पर कॉन्सेप्ट है या वेबसाइट डिज़ाइन है या वेबसाइट डेवलपमेंट है, तो दीज आर लेवल 1 एक्टिविटीज़. तो ये लेवल 1 है, फिर उसके बाद ये इसका लेवल 2 है. जब इसको आप इसका प्लस साइन खोलेंगे तो इसमें लेवल 3 आएगा. तो इस पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की जितनी एक्टिविटीज़ हैं उसको आप यहाँ से लेके इसके अम्ब्रेला में आ रही है ये सारी एक्टिविटीज़. सो वो यहाँ से नज़र भी आ रहा है. उसके बाद जो लाइट ग्रे है वो उसकी सब एक्टिविटी है. तो जैसे जैसे आपकी सब एक्टिविटीज़ बढ़ती जाती हैं तो ये जो ड्यूरेशन है वो रिड्यूस होता चला जाता है. तो इसका मतलब ये है कि आपने जो टास्क होती है उसको इतना ब्रेक डाउन करना है कि वो जो छोटी छोटी टास्क हैं वो आप कंप्लीट करते जाते हैं एंड देन यू स्टार्ट मूविंग अपवर्ड्स. तो इस तरह से आपका जो पूरा ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट होता है एंड द टास्क इज अकम्प्लिश्ड. एंड when you are done with one level of activities, like the first level of activities, तो वहाँ पर नॉर्मली प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो एक माइलस्टोन अचीव करता है, और हर माइलस्टोन अचीव करने पर यू आर सपोज टू थ्रू अ पार्टी टू get your team motivated to perform other tasks as well. So this is, and the concept of throwing party is a PMI standard again, and it is supposed to be included in the budget at the planning stage. So this is not something out of the box thing. It is very much part and parcel of the entire project management process. फिर है जी, नाउ वी मूव ऑन टू दी नेटवर्क डायग्राम. तो मैं इसमें आपको पहले ये वाली नेटवर्क डायग्राम समझा देता हूँ, and then I'll move back to the previous diagram which I have shown you earlier. इसका जो दूसरा नाम है इस नेटवर्क डायग्राम का वो है AOA. AOA stands for Activity on Arrow. तो यहाँ पर जो एरोज हैं इसके ऊपर आपको A is equal to 1 या D is equal to 4 या H is equal to 6 या E is equal to 5 या F is equal to 4 ये जो सब लिखा हुआ नजर आ रहा है, these A, B, C, D is the name of the activity, and 1, 2, 3 are basically the duration of the activity. That this activity A will take 1 day or 1 hour or maybe 1 month time. I mean, it all depends. ये जो 1, 2, 3 है वो hours भी हो सकते हैं, days भी हो सकते हैं, months भी हो सकते हैं, weeks भी हो सकते हैं. तो लेकिन आपने ये सिर्फ ये ख्याल रखना है कि अगर आपने एक मरतबा इसको वीक से डिनोट किया है तो तमाम एक्टिविटीज़ जो वीक्स में होंगी, अगर एक
इसको आप एक दिन कंसिडर कर रहे हैं तो तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं वो दिन में मेजर होंगी। तो आपका जो यूनिट ऑफ ड्यूरेशन है वो सेम होना चाहिए टू मेक दिस डायग्राम। इसमें बेसिकली इसका एक और नाम जो है सिंपल एक्टिविटी जो आपको यहाँ नज़र आ रही है, एक्टिविटी ऑन एरो, इसका दूसरा नाम है एरो डायग्रामिंग मेथड, ADM, एरो डायग्रामिंग मेथड। ADM इसका एक और नाम है। सो और दूसरा इसमें जो दूसरी एक्टिविटी है उसका नाम दूसरा है, वो जब आएगा तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट फॉर द टाइम बीइंग लेट इट बी कि इसमें आप देखेंगे कि ये जो एक्टिविटीज़ जिस तरह से आपको इसमें शो की गई हैं, तो यहाँ बेसिकली इसको जो बनाने का मकसद होता है वो आपको प्रोजेक्ट ड्यूरेशन की कैलकुलेशन होता है। तो जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन की जो कैलकुलेशन है वो आपने इसमें सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई ये करना होता है कि इसमें इस पूरे यहाँ से 1 से लेके 8 तक पहुँचने में आपको कितने पाथ अवेलेबल हैं। तो अगर आप पाथ को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो आपको सबसे पहला जो पाथ नज़र आ रहा है वो 1 से 2 जा रहा है, 2 से 5, 5 से 6 और 6 से 8। दूसरा जो पाथ है वो आपको नज़र आ रहा होगा 1 से 3, 3 से 5, 5 से 6, 6 से 8। फिर तीसरा है जी 1 से 3, 3 से 6 and 6 से 8. And then we have the fourth path which is 1 to 4, 4 to 7, 7 to 6 and 6 to 8. तो ये चार तरीकों से हम 1 से लेके 8 तक पहुंच सकते हैं। इसमें फिर आपने क्या करना होता है कि ये जो ड्यूरेशंस हैं, जैसे इसका 1 है, इसका 4 है, इसका 6 है, इसका 3 है, इसको ऐड करना होता है। चारों पाथ आपने मेंशन करने होते हैं और फिर इन पाथ्स का जो सम टोटल है वो आपने लिखना होता है। तो इसको अगर हम पाथ 1 को कंसीडर करें तो इसका जो टोटल आएगा 4 और 1 5, 5 और 6 11, 11 और 3 14। तो आपके पास यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में अगर आप इस पाथ को फॉलो करते हैं तो इट टेक्स 14 डेज टाइम। मैंने यहाँ पर डेज इसको कंसीडर किया है, तो लेट इट बी डेज ओनली, और इवन वीक्स भी पॉसिबल है, बट इट ऑल डिपेंड्स। सो चूंकि इसमें मेंशन नहीं है इसलिए मैं इसको डेज कंसीडर कर रहा हूँ। देन वी हैव द सेकंड पाथ जिसमें आपको 5 और 2 7, 7 और 6 7 और 6 13 और 13 और 3 16। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में आपको 16 डेज का टाइम लगा सेकंड पाथ में। पहले में आपको 14 डेज का टाइम लगा था, दूसरे में आपको 16 डेज का टाइम लगा। अब तीसरा देखते हैं, तीसरे में आता है जी 4 और 2 6 और 3 9, 9 डेज लग रहे हैं। और इसके बाद इस वाले पाथ में अगर आप देखें तो 6 और 3 9, 2 11, 12 13 14, तो इसमें भी 14 डेज लग रहा है। तो आपको पार्ट 1 और पार्ट 4 जो है वो 14 डेज ले रहा है। पाथ 3 जो है वो आपको टोटल 9 डेज में पहुंचा रहा है, और पाथ सेकंड जो है वो 16 डेज में पहुंचा रहा है। तो जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है इस केस में हमारा जो सेकंड पाथ है विच इज द लॉन्गेस्ट पाथ, वो बेसिकली आपका टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बनेगा। वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये जो एक्टिविटी है वो एक दिन में कंप्लीट हो रही है, ये 4 में हो रही है, ये 6 में हो रही है, ये 3 में हो रही है, ये 14 दिन में कंप्लीट हो गया। लेकिन इसकी कंप्लीशन से आपका पूरा जो प्रोजेक्ट है, जो कि सेकंड पाथ में भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं, वो चूंकि इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं हो रही हैं 14 दिन में, वो कंप्लीट हो रही हैं 16 दिन में। तो जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन होता है वो आपका क्रिटिकल पाथ कहलाता है। क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल इसलिए इसको कहते हैं कि अगर इसमें प्लस माइनस होगा, एक दिन का भी प्लस माइनस होगा, तो आपका ओवरऑल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो है वो चेंज हो जाएगा, इसलिए इसको क्रिटिकल बोलते हैं। ये क्रिटिकल पाथ जो है, ये जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं वो क्रिटिकल पाथ एक्टिविटी कहलाता है, CPA कहते हैं आमतौर पे इसको। इसके ज़रिए से हम क्रिटिकल पाथ डिफाइन करते हैं। वो क्रिटिकल पाथ जो है वो आपका टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बनता है। अच्छा, अब इसमें फिर देखने वाली बात ये है कि सॉरी, मैं ज़रा एक
बार बार डिस्टर्ब कर रहा है. Let me close it so that you don't get distraction. Okay, so अच्छा, अब ये जो आपके पास जो दूसरी एक्टिविटीज हैं, जो पाथ 1 में आपके पास दो दो दिन का मार्जिन था, क्योंकि वो 14 डेज में कंप्लीट हो रहा था और आपका ओवरऑल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो है वो 16 डेज का है. इसी तरह से जो आपका थर्ड पार्ट है उसमें 9 डेज में हो रहा है और आपका एक्चुअल ड्यूरेशन 16 डेज का है. तो इसमें आपके पास मार्जिन बच रहा है 9 7 16, तो 7 डेज का मार्जिन है थर्ड थर्ड एक्टिविटी में. और इसी तरह से फिर जो चौथी एक्टिविटी है, जो चौथा पाथ है, वो फोर्थ पाथ जो है आपका, उसमें भी आपके पास 14 दिन का ड्यूरेशन टोटल बन रहा है. तो इसमें आपके पास 2 दिन का मार्जिन. तो 2 दिन का मार्जिन का मतलब ये हुआ कि आपको इस पूरे पाथ में कोई एक आध एक्टिविटी या दो एक्टिविटीज ऐसी होंगी जिसमें आप प्रोजेक्ट को अगर आगे पीछे डिले भी कर दें तो आपके ओवरऑल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन पे कोई उसका फर्क नहीं पड़ेगा. तो जब उसके ऊपर उसका फर्क नहीं पड़ता है तो इसका मतलब ये कि आप उस लिवरेज को अपने प्रोजेक्ट में आप उसको जब चाहें आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द ओवरऑल शेड्यूल ऑफ योर प्रोजेक्ट. लेकिन जो क्रिटिकल पाथ है उसमें आपने बहुत उसको कीनली ऑब्जर्व करना है, बिकॉज उसमें अगर कोई प्लस माइनस होता है तो आपका पूरा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन आउट हो जाएगा. और जब प्रोजेक्ट आउट होगा तो इसका मतलब ये कि कॉस्ट भी उसकी आउट हो जाएगी. और जब कॉस्ट आउट होगी तो फिर यू आर आंसरेबल टू योर कस्टमर फॉर इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. So you have to keep an eye on the critical path. That is why it is called critical path. और ये जो पूरा मेथड है ये क्रिटिकल पाथ मेथड कहलाता है. अब आपको फिर एक सवाल फिर ये आएगा कि आपके पास इसमें 2 दिन का मार्जिन जो था, एक पाथ में आपके पास 2 दिन का मार्जिन आ रहा है. फिर पाथ 3 में आपके पास 7 डेज का मार्जिन है. और जो पाथ 4 है इसमें आपके पास फिर 2 दिन का मार्जिन है. ये जो 2 दिन का मार्जिन या 7 डेज का जो मार्जिन है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टर्मिनोलॉजी में इसको दो अल्फाज से याद किया जाता है. या तो इसको फ्लोट बोलते हैं, FLOAT फ्लोट, या स्लैक SLACK स्लैक. इसको स्लैक या फ्लोट बोलते हैं. तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि व्हाट इज द फ्लोट और स्लैक ऑफ क्रिटिकल पाथ, तो क्रिटिकल पाथ का जो स्लैक या फ्लोट है वो हमेशा 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 जीरो होगा, इसलिए कि उसमें आपके पास कोई मार्जिन अवेलेबल नहीं है. देयर इज नो फ्लोट, नो स्लैक अवेलेबल ऑन द क्रिटिकल पाथ. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड क्रिटिकल पाथ. सो यहाँ पर आपने दो नई टर्म सीखी, फ्लोट और स्लैक. और एक चीज़ और जो आपको पता चली वो ये है कि क्रिटिकल पाथ का फ्लोट या स्लैक जो है वो हमेशा जीरो होता है. अब यहाँ पर एक और टर्म भी मैं आपको साथ साथ बता दूं जो कि 2 डेज की बनती है, जो कि 14 पाथ 1 में 14 डेज है और पाथ 2 भी 14 डेज है. तो इसमें आपके पास 2 दिन का मार्जिन है जो कि 16 से नज़दीक तरीन ड्यूरेशन है. तो जो क्रिटिकल पाथ से जो इमीडिएटली एक आध दिन कम ड्यूरेशन जो होता है वो नियर क्रिटिकल पाथ कहलाता है. वो कहलाता है नियर क्रिटिकल पाथ. तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप सिर्फ क्रिटिकल पाथ के ऊपर आपका पूरा फोकस होता है और जो नियर क्रिटिकल है अगर आपने उसको भी कीनली ऑब्जर्व ना किया तो हो सकता है कि आप उसको अचीव करते करते जो क्रिटिकल पाथ है वो आपने टाइम से पहले कंप्लीट कर लिया और नियर क्रिटिकल जो है वो पीछे रह गया. तो पीछे रहने का मतलब ये कि अब उसका जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगा. जब वो बढ़ जाएगा तो अब वो जो क्रिटिकल है वो क्रिटिकल नहीं रहेगा, जो नियर क्रिटिकल है वो क्रिटिकल बन जाएगा. तो इसीलिए इसको नियर क्रिटिकल पाथ को भी आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है. तो आपको एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल, नियर क्रिटिकल जो पाथ है दोनों के ऊपर आपको नजर रखनी चाहिए. कंप्लीट कंट्रोल ऑन योर प्रोजेक्ट. इसके बाद एक ये डायग्राम है जो कि मोरलेस यही डायग्राम है. इस डायग्राम को ये पिछली वाली जो हमने देखी थी वो AOA डायग्राम है. AOA स्टैंड्स फॉर एक्टिविटी ऑन एरो.
उसमें जो एक्टिविटीज थी वो सारी एरोज के ऊपर नजर आ रही हैं। ये जो डायग्रामिंग मेथड है ये कहलाता है एक्टिविटी ऑन नोड। ये जितने भी नोड्स हैं यहाँ पर अगर आप देखें तो दिस इज अ नोड, दिस इज अनदर नोड, दिस इज अनदर नोड, दिस इज अनदर नोड, इस तरह से दिस इज अ नोड, 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 एंड दीज थ्री आर आल्सो नोड्स। तो ये सारी नोड्स हैं। तो जो एक्टिविटी ऑन नोड जो है वो अगर आपसे कहा जाए कि ए ओ एन डायग्राम बनाए तो वो इस तरह से बनती है, और अगर ए ओ ए कहा जाए तो जो पिछली डायग्राम हमने देखी वो इस तरह से बनती है। दिस इज एक्टिविटी ऑन एरो एंड दिस इज एक्टिविटी ऑन नोड। जो एक्टिविटी ऑन एरो थी इसको हम एडीएम भी कहते हैं, एडीएम, एरो डायग्रामिंग मेथड, एरो डायग्रामिंग मेथड। और ये कहलाता है पीडीएम। पीडीएम स्टैंड्स फॉर प्रेसिडेंस डायग्रामिंग मेथड। प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस जिस तरह से इंग्लिश का जो वर्ड है वही इसमें वर्ड यूज हुआ है प्रेसिडेंस के कंटेक्स्ट में। तो ये ए ओ एन जो है वो पीडीएम भी कहलाता है, इसी तरह ए ओ ए जो है वो एडीएम कहलाता है। दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये है कि इस वाली में अगर आप देखें तो इसमें आपको सिर्फ ड्यूरेशन पता चल रहा है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल नहीं। लेकिन जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको ये प्रोजेक्ट किस तारीख को शुरू होगा, किस तारीख को का ख़त्म होगा, उसकी आईडी क्या है, उसका टोटल नंबर ऑफ डेज कितना है। इसके बाद आर ई एस जो आपको इसमें नज़र आ रहा है, आर ई एस स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर वो एक्टिविटी जिस जो टीम मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका नाम आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आप अगर उस पाथ में अगर कोई बंदा जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको वो अगर आइडेंटिफाइड हो तो आप उसको पूछ सकते हैं कि भाई अगर ये डिले आया तो व्हाट वाज द रीज़न एंड व्हाई दिस डिले हैज़ अकर्ड। सो ये वाला डायग्रामिंग मेथड जो है वो इट गिव्स यू फुल पिक्चर, जबकि जो एक्टिविटी ऑन एरो मेथड है उसमें सिर्फ आपको प्रोजेक्ट ड्यूरेशन का पता चलाना हो तो आप सिर्फ ये वाली डायग्राम बनाएंगे। और अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करके वो फिक्स करना है कि हु इज सपोज टू डू व्हाट एंड इन हाउ मेनी डेज, तो फिर आप ये वाली डायग्राम बनाएंगे। इसकी जो शेप है मोरलेस वो वैसी ही है, लेकिन अब बजाय एक्टिविटी ऑन एरो शो करने के आपने उसको एक्टिविटी ऑन नोड बना के दिखाया है इसमें। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू, अदरवाइज नॉट मच ऑफ द डिफरेंस। इसके बाद अब ये जो डायग्राम है, ये जो पिछली वाली डायग्राम हमने देखी है मोरलेस वही है। अब इसमें आपको यहाँ पर जो एक चीज़ देखने वाली है वो ये है, इसमें जो एरोज हैं इनका जो साइज है, वैसे तो ये लेंथ और साइज और इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब ये नहीं है कि अगर ये लेंथ लंबी है तो इट डज नॉट मीन कि ये एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी है। इसका इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। इसकी एरो की लेंथ जो है वो ये चीज़ डिफाइन नहीं करती। आ, ये ये सिर्फ मतलब एक कनेक्शन के लिए है। ये कनेक्शन शो कर रहा है कि विच एक्टिविटीज डिपेंडेंट ऑन विच एक्टिविटी, डिपेंडेंसीज को शो कर रहा है। इसके अलावा इसका कोई इसमें सेंस है नहीं। सो अच्छा, सिर्फ इसके बाद एक चीज़ जो इसमें देखने वाली है वो ये है कि ये वाली जो एक्टिविटी है इसमें आपको एरो थोड़ा सा थिक नज़र आ रहा है। ये जो थिकनेस है ये बेसिकली शो करने के लिए दिखाया गया है कि दिस इज योर क्रिटिकल पार्ट। अदरवाइज ये इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं, ये सिर्फ शो करने के लिए है। सो आई होप कि it does make sense to you what exactly I'm trying to tell you. Uh, Still, we are not done with it. We will be talking about it uh, still a little bit. We will be talking about it as well in the other slides. अब यहाँ पर
ये है आपका, ये जो आपको शो हो रहा है, आपको कई मरतबा अगर आप किताबों में चेक करेंगे तो कई जगहों पर आपको इस तरह की डायग्राम नज़र आएगी, लेकिन कई जो ये जो नोड्स हैं वो कभी कभी इस तरह से भी बनी हुई नज़र आएगी आपको। इवन एक सर्कल के अंदर तीन चार पार्ट्स बने हुए हैं वैसे भी आती है, लेकिन ये आपके अपने जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसकी अपनी सवाबदीद पर है कि वो उसे किस तरह से बनाता है। इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद कोई इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। इसमें सिर्फ ये है कि यहाँ पर उसने एक इसको जैसे अर्ली स्टार्ट बताया है, यहाँ पर इसको अर्ली फिनिश बताया है, इसी तरह से लेट स्टार्ट है, ये लेट फिनिश है। यहाँ पर उसने स्लैक बताया, स्लैक मैं बता चुका हूँ कि व्हाट इज़ अ स्लैक। इसी तरह से ड्यूरेशन, जो पूरी एक्टिविटी की ड्यूरेशन क्या है, इस टास्क का नाम क्या है, या अगर आप चाहें तो यहाँ पर टास्क के नाम के साथ उसमें जिस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी आप इसमें शो कर सकते हैं। तो दिस इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट दिस एक्टिविटी ऑन नोड। नोड को किस तरह से आपने डिफाइन करना है, ये उसकी एक डायग्राम है। uh, अब ये यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज पीडीएम। प्रेसिडेंस डायग्रामिंग मेथड में बता चुका हूँ। पीडीएम के ऊपर ज़्यादा फोकस इसलिए करना होता है कि नॉर्मली जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं तो उसका जो एरो डायग्रामिंग मेथड है उसको आप यूज़ करते हैं टोटल ड्यूरेशन को कैलकुलेट करने के लिए। और जब आप पीडीएम यूज़ करते हैं तो बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर विच टास्क। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू। तो प्रेसिडेंस डायग्रामिंग मेथड की अब थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ये बता रहा है कि एक्टिविटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय बॉक्सेस, जो कि आपने अभी देखा भी है। एरोज शो रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिविटीज, मोर पॉपुलर देन एडीएम मेथड एंड यूज बाय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है वो भी एडीएम नहीं यूज़ करता, वो पीडीएम यूज़ करता है। एडीएम जो है वो सिर्फ ड्यूरेशन बताता है, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स नहीं होती हैं। और बाकी जो कैलकुलेशन स्लैक या फ्लूट की वो आप मेंटली खुद से करते हैं। इसमें जो है आपको जो अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश या लेट स्टार्ट लेट फिनिश जब आप उसकी ड्यूरेशंस डालेंगे तो वहाँ से आपको जो स्लैक या फ्लूट है वो आपको पता चल जाता है। बेटर एट शोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसीज, और इसमें आपको डिपेंडेंसीज भी शो करने का मौका मिल जाता है। जैसे अब डिपेंडेंसीज क्या है, जैसे एक्टिविटी डी कैन नॉट बी स्टार्टेड बिफोर एक्टिविटी ए इज कंप्लीटेड। सिमिलरली एक्टिविटी E cannot start unless activity B is completed, और इसी तरह से D F जो है F cannot be started unless activity B is completed. So activity E and F are dependent on activity B for completion. इसी तरह G is dependent on C and D is dependent on A. इसी तरह H जो है वो D और E के ऊपर डिपेंड है, ये जब कंप्लीट होगी तब ये शुरू होगा। इसी तरह से जे जो है वो इन तीन एक्टिविटीज एफ ई एंड आई और एच, इन चारों एक्टिविटीज, एक दो तीन और ये चार, इन चार एक्टिविटीज की कंप्लीशन पे, सॉरी नॉट नॉट फोर बट थ्री, एच एफ एंड आई, इन तीन एक्टिविटीज की कंप्लीशन पे जे डिपेंडेंट है। जे जब कम शुरू होगा जब ये तीनों एक्टिविटीज कंप्लीट हो जाए तब जे शुरू होगा, उससे पहले जे शुरू नहीं हो सकता। अब यहाँ पर इसमें शो नहीं किया हुआ है, लेकिन एक दो टर्म्स और यूज होती हैं। एक कहलाता है फॉरवर्ड पास एंड एक कहलाता है बैकवर्ड पास। वो मैंने इस प्रेजेंटेशन में इसको बेसिकली मैंने शो नहीं किया हुआ है, लेकिन यू आर सपोज टू हैव एन आइडिया अबाउट फॉरवर्ड पास एंड बैकवर्ड पास। मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट क्लास में अगर मुझे इसकी प्रॉपर स्लाइड मतलब पिक्चर मिल जाती है तो, अगर नहीं भी होती है तो इवन देन I'll try to make it clear to you. So for the time being, you don't have to worry about it, but you just have to have an idea. And these two terms are also very much part and parcel of this project management thing.
इट इज़ कॉल्ड फॉरवर्ड पास एंड बैकवर्ड पास। जिस तरह से अगर आपने इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी हो बेसिक है, तो उसमें एक फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस होता है। इसी तरह से फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास है, लेकिन यहाँ पर उसका जो कॉन्सेप्ट है it is totally different. Why it is so? We'll talk about stage. So for the time being, just confine yourself to these slides. Now task dependencies. अब जो task dependencies जो मैंने आपको बताई थी यहाँ पर, जैसे इसमें भी डिपेंडेंसी आपको नज़र आ रही है। और यहाँ पर जैसे मैंने खास तौर पर बताया था कि इसमें जैसे ये और बी जो है, सॉरी, एक्टिविटी बी जो है वो डिपेंडेंट है ई के ऊपर, ई जो है वो डिपेंडेंट है बी पे, इसी तरह एफ जो है वो बी पर डिपेंडेंट है, या एच जे जो है वो एच और एफ और आई के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अब उसकी जो है टास्क भी जो है वो उसकी डिपेंडेंसीज की टाइप्स हैं, वो 4 तरह की। तो कौन सी 4 तरह की हैं? नंबर 1 इज फिनिश टू स्टार्ट। फिनिश टू स्टार्ट, इसकी एग्जांपल उसने दी है कि ओपन द कैन, तो ड्रिंक द सॉफ्ट ड्रिंक। तो मतलब आप इसमें जब तक उसका कैन का जो ढक्कन है वो जब तक आप ओपन नहीं करेंगे तब तक आप ड्रिंक पी नहीं सकते। तो जब फिनिश टू स्टार्ट इसका नाम है कि ये जब ओपनिंग का प्रोसेस ख़त्म होगा तो ड्रिंकन का प्रोसेस शुरू होगा। इसका मतलब ये है, तो एक चीज़ फिनिश होती है तो दूसरी स्टार्ट होती है, तो इट इज़ कॉल्ड फिनिश टू स्टार्ट। दूसरी है स्टार्ट टू स्टार्ट। तो इसकी एग्जांपल उसने जो दी है वो है क्रिएट द प्रेजेंटेशन एंड क्रिएट वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग। तो जिस वक्त आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उसी वक्त आपने उसके ऊपर वॉइस को भी रिकॉर्ड करना है। अगर आप उस वक्त रिकॉर्ड नहीं करते तो करने को तो बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें सिंक्रोनाइज नहीं हो पाती जब आप उसको उसके ऊपर मर्ज करते हैं। तो नॉर्मली ये उन लोगों के लिए इस एक्टिविटी को समझना ज़्यादा आसान होगा जो प्रेजेंटेशंस पे जिनका मतलब ग्रिप है कि आपको वॉइस ओवर जो है वो साथ साथ रिकॉर्ड अगर करें तो दैट इज़ मच बेटर देन पुटिंग द वॉइस एट लेटर स्टेज। कभी कभी आपने अक्सर जो ड्रामे और मूवीज होती हैं उसमें देखा होगा कि उसका लब पहले हिल जाते हैं और अल्फाज जो है वो बाद में अदा हो रहे होते हैं, तो वो बेसिकली वो वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग होती है जो कि बाद में की गई है। साथ साथ अगर हो रही होती तो इतना इशू नहीं होता। तो ये स्टार्ट टू स्टार्ट, तो मतलब एक चीज़ जो स्टार्ट होगी तो दूसरी भी साइमल्टेनियसली स्टार्ट होगी, ये नहीं कि उसके ख़त्म होने के बाद स्टार्ट होगा। तो ये डिपेंडेंसी है ये। तो कई एक्टिविटीज़ इस तरह से होंगी कि एक चीज़ चल रही है तो उसी के साथ साथ आपने दूसरी एक्टिविटी को भी साथ चलाना है। अब इसकी एक लाइव एग्जांपल अगर और मैं समझाने की कोशिश करूँ तो ये समझ लें, जैसे जब आप दीवार के जो पिलर्स होते हैं उसकी जो भराई की जाती है, जो जैसे बिल्डिंग बन रही है तो उसके पिलर्स में नॉर्मली चूँकि आजकल कंसील्ड वायरिंग और कंसील्ड पाइपिंग का जो कॉन्सेप्ट है, तो उसमें क्या होता है कि जब उसकी भराई हो रही होती है पिलर्स की खास तौर पे, तो उसमें पाइप और ये जो इलेक्ट्रिक के जो वायर हैं उसको साथ साथ करना पड़ता है। तो ये एग्जैक्टली वही वाली चीज़ है कि स्टार्ट टू स्टार्ट दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली लेके चलना पड़ता है, तब आप जाके उसको कंसील्ड वायरिंग जो है उसकी कंप्लीट कर पाते हैं। अदरवाइज आपको फिर सुराख करना पड़ेगा, फिर सुराख करके आप अपनी वायरिंग वगैरह जो भी है उसको फिट करेंगे और फिर आपको दोबारा से उसको फिर उसको कंसील करना पड़ेगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए फिर आपको स्टार्ट टू स्टार्ट वाली एक्टिविटी साथ साथ चलानी पड़ेगी। देन वी हैव फिनिश टू फिनिश। फिनिश टू फिनिश में कंप्लीट द पायलट स्टडी, कंप्लीट द फीडबैक कलेक्शन, complete the pilot study and complete the feedback collection process. कई एक्टिविटीज इस तरह से होते हैं कि दो चीज़ों को साइमल्टेनियसली कंप्लीट होते हैं। मसलन जैसे जो क्वालिटी के जो काम होते हैं नॉर्मली, तो उसमें ये होता है कि जैसे ही आपने जो क्वालिटी डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं तो जब आप उसकी जो क्वालिटी के लिए जो उसकी टेस्टिंग कर रहे होते हैं प्रोसेस की, जो भी आप प्रोसेस आप चला रहे हैं उस प्रोसेस की
मतलब टेस्टिंग के साथ साथ ही उसकी डॉक्यूमेंटेशन को उसी वक्त नोट करना होता है। अगर वो नोट करने में डिले हो जाए तो फिर आप बाद में जब आप उसी चीज़ को कंपाइल करने बैठेंगे, उसकी रिपोर्टिंग वगैरह, तो देयर कैन बी इश्यूज। इसी तरह से जैसे मशीन चल रही होती है तो उसमें आपको बहुत सारी रीडिंग्स मशीन की प्रोडक्शन लाइन के साथ साथ आप उसको डॉक्यूमेंट करना जरूरी होता है। ये बेसिकली कहलाती है फिनिश टू फिनिश। मतलब एक चीज़ कंप्लीट हो रही है तो दूसरी चीज़ भी उसके साथ ही कंप्लीट हो रही है, ये नहीं कि वो बाद में जाके कंप्लीट हो रही है। जैसे अगर आपके प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम और उस लिखने का काम और उसकी जो टेस्टिंग वो भी साथ साथ अगर करें तो आपको उसके बग्स जो है वो फौरन पता चल जाते हैं। फिर जब आप एक फाइनल प्रोग्राम जब चला रहे होते हैं तो उसमें फिर आपको अगर उस वक्त अगर आप उसकी जब टेस्टिंग करते हैं तो उसमें फिर आपको उस प्रॉब्लम को ट्रैक करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आपने छोटे छोटे चंक्स में लेके और उसको साथ साथ उसको करना होता है। दिस इज कॉल्ड फिनिश टू फिनिश एक्टिविटी। एंड देन स्टार्ट टू फिनिश, ये अभी फिनिश टू स्टार्ट का रिवर्स है। एम्प्लॉई ऑफ प्रीवियस शिफ्ट कैन लीव ओनली व्हेन अनदर एम्प्लॉई रिपोर्ट्स। तो ये अगर प्रोडक्शन लाइन अगर आपने कभी वर्क करते हुए देखा हो तो उसमें ये होता है कि जो शिफ्ट में अगर कोई मशीन चल रही हो तो ये नहीं होता कि जो बंदा है वो अगले वाले के आने से पहले ही मशीन बंद कर दे और फिर उसके बाद जो नया वाला आए तो उसे दोबारा स्टार्ट करे। क्योंकि उसमें आपकी जो प्रोडक्शन लॉस भी होता है, आपका रॉ मटेरियल भी ज़्यादा खर्च होता है, वो जो बीच में बंद भी होती है तो उसमें बहुत सारा जो मटेरियल है वो वेस्ट भी होता है। तो उसको बचाने के लिए आप उन एम्प्लॉयज़ को जो कंटिन्यूस प्रोसेस पे काम कर रहे होते हैं उनको आप बाउंड करते हैं कि जब तक तुम्हारा डिलीवर नहीं आएगा यू आर नॉट सपोज टू लीव द मशीन। तो ये स्टार्ट टू फिनिश का ये एग्जांपल है कि एम्प्लॉय ऑफ प्रीवियस शिफ्ट कैन लीव ओनली व्हेन अनदर एम्प्लॉय अपकमिंग जो शिफ्ट है उसका जो एम्प्लॉय आके जब रिपोर्ट करता है तो वो बाय द टाइम जब वो हैंड ओवर टेक ओवर हो रहा होता है तो उसमें वो उस वक्त वो साइमल्टेनियसली मशीन पे खड़े होकर उसकी प्रोडक्शन को देख भी रहे होते हैं और वो उससे इनपुट भी ले रहा होता है कि भाई कोई प्रोडक्शन में पिछली शिफ्ट में कोई मसला तो नहीं हुआ था। अगर मसला हुआ है तो वो मुझे बता दो ताकि मैं उसको वर्कआउट कर दूँ जो भी उसके लिए हिकमत अमली तय करनी है। ये खासतौर पर रात वाली शिफ्ट वाले जब जा रहे होते हैं और सुबह वाले आते हैं तो सुबह वालों से ज़्यादा पूछा जाता है। तो सुबह वाला जो है इज़ नॉर्मली वेरी मच कंसर्न कि उसको रात की शिफ्ट में क्या कुछ हुआ है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। क्योंकि शिफ्ट जो चेंज होती है रात वाली वो नॉर्मली सुबह 7-8 बजे होती है और मैनेजमेंट आती है 9 बजे के बाद। तो उस वक्त जो रात वाला है वो जा चुका होगा तो इसलिए रात वाली जो मॉर्निंग में जो शिफ्ट वाला आया होता है उसको ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि उस वक्त जो टॉप मैनेजमेंट है वो कंटिन्यूसली उसके सर पे होती है तो हर 2-2 मिनट के बाद कोई कॉल आ रही होती है किसी भी चीज़ के बारे में, क्वेरीज और ये वो। तो जो मॉर्निंग शिफ्ट में जो होते हैं लोग उनकी ज़रा दुर्गत ज़्यादा बनी हुई होती है। तो दीज आर 4 टाइप्स ऑफ टास्क डिपेंडेंसीज। एंड जिसमें आपको ये बताया गया कि एक चीज़ स्टार्ट होगी तो दूसरी, एक चीज़ फिनिश होगी तो दूसरी स्टार्ट होगी, या दोनों एक्टिविटीज़ को एक साथ स्टार्ट करना है या दोनों को एक साथ फिनिश करना है, या एक दूसरी जो है वो उस वक्त स्टार्ट होगी जब पहली जो है वो ख़त्म हो रही है। तो ये 4 तरह की आपकी एक्टिविटीज़ हैं। अब ये है सैम्पल ट्रैकिंग गैंट चार्ट। तो गैंट चार्ट आपको मैं पिछली स्लाइड में बता चुका हूँ कि जो एमएस प्रोजेक्ट है वो उसमें गैंट चार्ट जो है वो एक बिल्ट इन फीचर है जो कि आपको उसमें बिल्कुल मिलता है। जैसे ही आप ये टास्क असाइन करेंगे या एंट्री करेंगे इसकी स्टार्ट डेट और फिनिश डेट जैसे ही आप इसमें डालेंगे ये गैंट चार्ट वो खुद ब खुद सॉरी वो आपको बना के दे देगा। अच्छा, अब यहाँ पर आपको अगर इसको आप गौर से देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि कुछ लाइनें ग्रे में है और ये फिर डार्क ब्लैक में आ रही है। तो ये जो डार्क ब्लैक में जो आ रही है ये बेसिकली डिलेज है। ये एक्टिविटी यहाँ से यहाँ तक इसको कंप्लीट होना था, एक्चुअली जो प्लान एक्टिविटी थी उसके हिसाब से इसको यहाँ पे कंप्लीट होना था, लेकिन ये डिले होके और यहाँ पे जाके कंप्लीट हो रही है।
तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिले आया है तो वो इसमें यहाँ पर शो हो रहा है। तो जब आप गैंट चार्ट में ही ये जब वो डिले आएगा और आप उसमें डेट जब उसको चेंज करेंगे तो वो जो प्लान डेट है उससे उसको वो खुद ब खुद ही इस वाली डायग्राम को वो बना देगा और आपको वन गो में पता चल जाएगा कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो किसी भी हवाले से डिले है। फिर आपका काम ये है एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर कि टू फाइंड आउट द डिले, कि वो अगर आपका प्रोजेक्ट डिले हुआ है तो व्हाई इट इज डिलेड एंड व्हाट आर द रीजंस। फिर आपको उसको रेक्टिफाई करना है कि किसी भी तरह से प्रोजेक्ट को ऑन टाइम एंड ऑन स्केड्यूल विद इन बजट किस तरह से लाना है। So it all depends on this tracking. So you need to have a very thorough understanding of this Gantt chart thing. And Gantt chart अगर आप आता है तो you will be able to understand the delays and everything. Uh, so this is इससे आगे अब एक्चुअली चले चले चलते हैं कि मसला नहीं है, क्योंकि ये भी मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। मैं सिर्फ इसको रिव्यू कर लेता हूँ। या लेफ्ट विद 3 more minutes to go. So I'll be coming back again. Last time तो दोबारा क्लास नहीं शुरू हो सकती थी, लेकिन I'll be coming back in just 5 minutes time and I'm expecting you to be online with me. ये जो क्रिटिकल पाथ हमने कैलकुलेट किया था वही चीज़ आपको यहाँ पर नज़र आ रही है कि इसका पाथ 1 जो है तो आप देखें कि ADHJ आपको नज़र आ रहा है और उसका जो ड्यूरेशन है वो 14 डेज है। फिर आपको पाथ 2 जो है वो 16 डेज नज़र आ रहा है। फिर पाथ 3 9 डेज एंड पाथ 4 आपका 14 डेज। फिर उसमें ये बताया कि सिंस द क्रिटिकल पाथ इज द लॉन्गेस्ट पाथ थ्रू द नेटवर्क डायग्राम, सो पाथ 2 इज द क्रिटिकल पाथ फॉर प्रोजेक्ट एक्स। ये प्रोजेक्ट एक्स है जिसका क्रिटिकल पाथ जो है वो पाथ 2 है और उसका ड्यूरेशन है 16 डेज, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन है। So this is how you can find out the total duration of the project. ये मैं मेरा ख्याल है कि we will discuss about this diagram in the next session. अगर इस दौरान में if you have any questions, please don't hesitate to come up with your questions. अगर ये है मेरे पास तकरीबन 1-1.5 मिनट। One thing I'm noting is that शुरू की जो क्लासेस थी उसमें तो मुझे 20 स्टूडेंट नज़र आ रहे थे, लेकिन आज के 5 से तकरीबन 15 स्टूडेंट नज़र आ रहे हैं। तो इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन फॉर दैट, और या या तो ये कि लेक्चर्स मेरे बोरिंग हो रहे हैं या यू गाइस हैव लॉस्ट योर इंटरेस्ट इन द कोर्स, आई डोंट नो, बट whatever it is, I would expect your attention should be full, so that although you guys are not asking me questions, लेकिन अगर सवाल पूछते तो मुझे और भी मज़ा आता है, क्योंकि इससे ये लगता है कि someone is taking interest in understanding. So this is it for the time being. I'll be coming back in just 3-4 minutes. So don't go away, and we will continue about this diagram which is coming up your way after this session. Okay. Thank you for your time, and I'm coming back.